दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वो कहावत आपने सुनी होगी, पुराना फिल्मी डायलॉग भी है कि डर के आगे जीत है। लेकिन भारत में डर के आगे दरअसल कुछ राजनेताओं को चुनाव नजर आता है, डर के आगे जीत और हार नजर नहीं आती है। और तभी आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के दौरे पर हैं। और इसलिए दौरे पर हैं क्योंकि वहां चुनाव है। तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं कन्हैया लाल की बातें कर रहे हैं तो कहीं कुछ और बातें कर रहे हैं। लेकिन ताजा बयान उनका कम से कम इस लायक है कि उस बयान को लेकर यही कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने भाषण देने के पहले पूरा होमवर्क नहीं किया। अन्यथा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे हुए व्यक्ति से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री के, एक अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री के एक अलग संदर्भ में दिए गए बयान को एक अलग संदर्भ में पेश करेंगे? क्या जाति जनगणना ने इतना डरा दिया है प्रधानमंत्री को? क्या बिहार के कास्ट सर्वे की आग, उसकी चिंगारी जब दूसरे राज्यों में फैलने की आशंका बढ़ रही है, उसने इतना डरा दिया है? आखिर इस डर का कारण क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि इस देश में हिंदू अपनी हिस्सेदारी की मांग करें अपनी संख्या के अनुपात में, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में मुसलमानों की आबादी 14% है और आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में, कांग्रेस मुसलमानों को क्या देना चाहती है, क्या करना चाहती है? क्योंकि हिंदू यदि अपना हक मांगने लगे तो मुसलमान क्या करेंगे? तो आपकी जानकारी में एक चीज होनी चाहिए, और आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि इस देश में 14% आबादी के बावजूद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का हिस्सा 5% से भी कम है। संसाधनों पर उनकी पहुंच 14% आबादी के अनुपात में नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी कमोबेश इसी तरफ इशारा करती थी। तो कम से कम ऐसी बातें बोलने के पहले देश के प्रधानमंत्री को सोच लेना चाहिए था कि जो बात वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके सामने उल्टी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के कहने का आशय यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जरा आपको ये गौर करना चाहिए था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों वाली बात जो कही थी मनमोहन सिंह ने, वो किस संदर्भ में कही थी? उन्होंने कहा था 9 दिसंबर 2006 को कहा था, और उनके बयान के 9 दिन पहले यानी 30 नवंबर 2006 को देश में मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक हैसियत की गणना के लिए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। वो पब्लिक डोमेन में आई थी, सार्वजनिक की गई थी। और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो परिस्थितियां हुई, जिस प्रकार का विमर्श चल रहा था, उस विमर्श के बीच उन्होंने ये बात कही थी। और उसी बयान में जिसमें ये बात उन्होंने कही, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, महिलाओं, सबकी बात कही थी। इसलिए आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलने के पहले जरूर सोचना चाहिए। और इसलिए भी सोचना चाहिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, डेमोक्रेसी चलती रहेगी। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र में से एक, सबसे सफल लोकतंत्र में से एक, भारत में लोकतंत्र भी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन नेताओं की गलत बयानी, नेताओं का मिसकोट, ये लोगों के जेहन में रह जाता है। तमाम तरह की बातें रह जाती है। इसी देश में एक नेता ने कहा था, पनबिजली परियोजनाओं के बारे में कहा था कि अपने इलाके के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, जब लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर पनबिजली संयंत्र लगाया जाए, तब उन्होंने कहा था कि पानी में से बिजली निकाल लोगे तो बचेगा क्या, सारे पोषक तत्व तो निकाल लिए। उस वक्त भी हंसी उड़ी थी। लेकिन इस तरह की भाषा यदि देश के प्रधानमंत्री बोले तो क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? ये बड़ी बात है। नाले से गैस की बात प्रधानमंत्री ने कही,
चाय बनाने की बात कही प्रधानमंत्री ने, चाय बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के चुनाव में साफ साफ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की भाषा बदली हुई है। हिंदुओं के हकों की बात कि यदि इस आबादी के अनुपात में उन्हें चीज़ें मिले तो मुसलमानों को कांग्रेस करेगी क्या उनका। ये सारी बातें प्रधानमंत्री बिना तथ्यों की जांच परख किए यदि बोल रहे हैं तो ये उस डर को दिखाता है जिस डर के आईने में चुनावी हार सामने नजर आती है। अपनी पार्टी का राज्य दर राज्य साम्राज्य उखड़ता जा रहा है। कर्नाटक, जिसे एक जमाने में दक्कन यानी डेक्कन कहा जाता था, उस डेक्कन के इलाके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखड़ चुकी है। बुरी तरह भाजपा अपनी सरकार कर्नाटक में गंवा चुकी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का इकबाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी आसार अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं। और इन सब के बीच 3-4 चीजें ऐसी है जिसने सरकार को और जनता को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पहली चीज जिसकी रैली अभी 2 दिनों पहले हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन से भी ज्यादा बड़ी भीड़ नजर आई। चारों तरफ सरकारी कर्मचारी ही कर्मचारी नजर आ रहे थे और वही सरकारी कर्मचारी ईवीएम को भी देखेंगे, वही सरकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी भी करेंगे, उनके परिवार वाले वोट भी डालेंगे। एक ओपीएस का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन किसानों का है। पुरानी मांग है उनकी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदान करने का। सरकार अब तक इस पर मौन है, किसान भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। तीसरा मुद्दा जुड़ता है आदिवासी और दलित चेतना का। आदिवासी और दलित चेतना का मुद्दा दरअसल ऐसा है कि इसी मध्य प्रदेश में जहां के दौरे पर हालिया दिनों में प्रधानमंत्री रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक प्रतिनिधि ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था। हाल के दिनों की घटना है जब वो फुटेज वायरल हुई। और इसी मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं यदा सामने आती रहती है। रही बात ओबीसी की, ओबीसी का मुद्दा क्या है? ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, जिस मुद्दे के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने का काम किया है और उसी डिस्कोर्स ने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया है कि अब वो इस तरह की भाषा हताशा के बीच देने का काम करे, बोलने का काम करे। जहां तक समाज के जनरल कैटेगरी के लोगों को की बात है, सामान्य वर्ग के लोगों की, पढ़ाई लिखाई उनका मुख्य पेशा है, उनके नौजवानों का मुख्य पेशा है। उस जनरल कैटेगरी को आपने क्या दिया प्रधानमंत्री जी? पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में कितनी सरकारी वैकेंसियां आई? केंद्र सरकार में कितने पद खाली हैं? लगभग 10 लाख के करीब पद केंद्र सरकार में ही खाली हैं। भाजपा शासित राज्यों की बात तो हम छोड़ दें, केंद्र सरकार में ही 10 लाख के करीब पद खाली हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देश नीति नहीं कह रहा, ये बात भारत सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में बयान के माध्यम से, अपने लिखित जवाब के माध्यम से कह रहे हैं। तो फिर जब वैकेंसी नहीं है, पेंशन नहीं दे रहे, किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा है, रेलवे एनटीपीसी का बवाल गरमा गया था, अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के नाम पर 4 साल वाली नौकरी आप आर्मी में दे रहे हैं, फिर किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में वोट मांगना सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन जो दल विपक्ष में होता है, लोकतांत्रिक परिपाटी यही है कि विपक्ष में रहने वाला दल सरकार की कमियों को उजागर करते हुए और अपने एजेंडे को ऊपर रखते हुए, अपने घोषणा पत्र से लोगों को अवगत कराते हुए वोट मांगता है। प्रधानमंत्री जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने भी ऐसा ही वोट मांगा था। आपने भी खाते में 15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, आपने भी अच्छे दिनों का वादा किया था, और तब आप विपक्ष में थे और लोगों ने आपकी बात पर एतबार किया था। सत्ता में आने के बाद वादों के आधार पर वोट नहीं, बल्कि अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगा जाता है। और कामकाज मौजूदा सरकार का क्या रहा है सभी जानते हैं। 225 लाख करोड़ के करीब का कर्ज हिंदुस्तान पर हो चुका है। जो 55 लाख करोड़ का कर्ज 2014 में था, वो कर्ज बढ़ करके अब 3 गुने से भी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के मुद्दे पर आप देखें,
50-55 सालों में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी इस देश में है। किसानों का मुद्दा है। 3 विवादास्पद कृषि कानून आपकी सरकार ने लाए थे। आपके द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर आपका अप्रोच किया था, उसे सार्वजनिक करने का काम किया था। और आपकी सरकार के दौर में इस देश में नौजवानों को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेकर और रेलवे एनटीपीसी के मुद्दे पर बिहार, यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन करना पड़ा था। अग्निवीर की 4 साला वैकेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियों में सत्ता की जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बजाय इस नाम पर यदि आप जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने एक दौर में क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने सच्चर कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन के ये अनुशंसाओं के अनुरूप उन्होंने काम किया या नहीं किया? मुसलमानों को की आर्थिक सेहत सुधरी या नहीं सुधरी? इसका जवाब इस देश की जनता ने 2014 में मनमोहन सिंह को दे दिया। सवाल यह है कि उस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का आपने क्या किया? जिस ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की मंशा से, उसके वंचित तबके को न्याय दिलाने की मंशा से रोहिणी आयोग का आपने गठन किया, उसकी सिफारिशें आ गई है, आपने क्या किया? तो इन सवालों पर चर्चा की बजाय यदि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए, और वो भी बिना किसी फैक्ट की जानकारी हासिल किए या फैक्ट की जानकारी होने के बावजूद उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए यदि प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश का हिंदू यदि अपने हकों की मांग करे तो जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर का राग जो कांग्रेस अलाप रही है उसका क्या होगा? तो 14% कम से कम मुसलमानों के जिस दिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हो जाएगी, उस दिन कहा जाएगा कि आप उसकी हिस्सेदारी को कम करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी वो 1/3 भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की बयानबाजी से, जिस प्रकार से एक दौर में आपके बयानों को उधार लेकर बात करें तो डॉलर की कीमत गिरने से भारतीय रुपया ने, डॉलर की कीमत बढ़ने से भारतीय रुपया नहीं बढ़ता, भारतीय रुपया नहीं गिरता, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो क्या इस तरह की गलत बयानी से, इस तरह तथ्यों की जांच परख के बिना बोली गई बातों से देश के प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ती है? मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वाकई इस तरह की बातों से देश के प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ती है? जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।